हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल 2021 एग्जाम में जो 29 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था शिफ्ट 3 में, उसके डाउटफुल क्वेश्चंस को रेफरेंसेस के साथ डिस्कस करूंगा सो दैट आप टाइमली ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग अबाउट टॉर्जन। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया है इसमें रेडियाई रिमेन्स स्ट्रेट आफ्टर रोटेशन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है। रॉन्ग स्टेटमेंट जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, जिसमें कहा गया है फोर्स रिक्वायर्ड फॉर टॉर्जन इज नॉर्मल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इट एग्जैक्टली एक्ट्स एट सम इसेंट्रिसिटी फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार। रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ पे एक हैंडबुक ऑन सिविल इंजीनियरिंग की बुक पेज नंबर 10 में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्लियरली लिखा है फोर्स रिक्वायर्ड फॉर टॉर्जन इज नॉर्मल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हैविंग सर्टेन इसेंट्रिसिटी फ्रॉम द सेंट्रॉइड। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली एट द सेंट्रॉइड। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, तो आपको इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। ठीक है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको नीचे दिया हुआ है, हैंडबुक ऑन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप इसको एलोबोरेट करके इस पेज पर जाएंगे, ज्योति नाग की बुक है प्रोफेसर, टॉर्जन ऑफ शाफ्ट में आइटम नंबर आप 2 देखेंगे, फोर्स रिक्वायर्ड फॉर टॉर्जन इज नॉर्मल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हैविंग सर्टेन इसेंट्रिसिटी फ्रॉम द सेंट्रॉइड, नॉट एग्जैक्टली एट द सेंट्रॉइड। तो इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा रेफरेंस दिया हुआ है कि जो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि रेडियाइज जो है वो रिमेन्स स्ट्रेट, ये गलत है। जेम्स गेरी की बुक में आप देखेंगे कि टॉर्जन के बाद क्रॉस सेक्शंस रिमेन प्लेन एंड सर्कुलर एंड ऑल रेडियाई रिमेन्स स्ट्रेट। ठीक है, तो उनका जो ऑप्शन दिया हुआ है डी, ये गलत है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अबाउट सिंपल मशीन्स। इन्होंने जो ऑप्शन दिया है इट इंक्रीजेस द फोर्स रिक्वायर्ड, ये गलत ऑप्शन है। इस जो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी होगा कि ये हमारा जो सिंपल मशीन्स है ये फॉर अ गिवन वर्क दे रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, रेफरेंस के तौर पे मैंने ये बुक मुरेश शुकिन 2015 एडिशन की पेज 136 की जीडी साइंस फॉर डमीज की बुक में देखिए लिखा हुआ है, ऑल सिंपल मशीन्स फंक्शन बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड सो लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क। इट मीन्स कि हमारी जो फोर्स रिक्वायरमेंट है वर्क को करने के लिए वो रिड्यूस हो जाती है। यहाँ पे यही सेम पेज यहाँ पे मैंने एलैबोरेट करके दिखाया हुआ है कि ऑल सिंपल मशीन्स फंक्शन बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड सो लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वर्क। वर्क विल रिमेन द सेम, डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे, फोर्स रिड्यूस हो जाएगी और हमारा वर्क डन विल रिमेन द सेम। तो हमारा ये जो ऑप्शन है इन्होंने जो दिया है वो गलत है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर समटाइम्स यूज्ड इन रिवर ट्रेनिंग वर्क्स क्लोज टू पर्टिकुलर फ्लो सो रिवर फ्लो में बी डायरेक्टेड इन सम अदर डिजायर्ड डायरेक्शन। इन्होंने जो ऑप्शन दिया है क्लोजिंग टाइट, ये करेक्ट आंसर है, इसमें कोई स्टूडेंट्स को डाउट नहीं होना चाहिए एंड नो ऑब्जेक्शन हैज टू बी रेज्ड। रेफरेंस के तौर पे एसके गर्ग की इरिगेशन इंजीनियरिंग की बुक मैंने दिखाई हुई है, इसमें पेज 519 पे ये लिखा हुआ है कि जो क्लोजिंग डाइक्स हैं दे आर समटाइम्स यूज्ड टू क्लोज अ पर्टिकुलर फ्लो सो दैट रिवर फ्लो में बी डायरेक्टेड इन सम अदर डिजायर्ड डायरेक्शन। तो इसमें पिच आइलैंड्स का फंक्शन अलग है जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आई विल शेयर इन टेलीग्राम ग्रुप। तो इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। द एज फैक्टर फॉर अ 6 month ऑफ अ मेंबर फुल लोड आर स्ट्रेस इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। 1.2 जो होता है ये हमारा 12 months के लिए होता है एज फैक्टर। रेफरेंस के लिए मैंने लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर्स पेज 112 रामचंद्र एंड वी गहलोत 2018 एडिशन की बुक में का रेफरेंस लगाया हुआ है, इसमें ऑप्शन बी दिया हुआ है, आप इसे रीड आउट कर सकते हो कि इन केस द लोड स्ट्रेस इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्लाइड आफ्टर 6 months or 12 months then this strength may be increased by multiplying by the age factors 1.5 for 6 months and 1.2 for 12 months respectively, और मल्टीप्लाइंग पॉइंट 1 और 1.1 हमारे 1 month और 3 months के लिए रेस्पेक्टिवली होते हैं। तो ये आप रेफरेंस यूज करके इस आंसर को क्लेम कर सकते हैं, गलत आंसर दिया इन्होंने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लैग है is an activity that cannot start until a certain time after the end of its predecessor। इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। बुक का रेफरेंस जो मैंने दिया है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड कंट्रोल पेज 34 ऑफ शाले एंड मुबारक, इसमें लिखा हुआ है कि लैग्स एंड लीड्स में इन सम सिचुएशंस एन एक्टिविटी कैन नॉट स्टार्ट अंटिल अ सर्टेन टाइम आफ्टर द एंड ऑफ इट्स प्रेडिसेसर। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज एक्सप्लेन की गई है। A lag is defined as a minimum waiting period between the finish
ऑफ एन एक्टिविटी एंड द स्टार्ट ऑफ इट्स सक्सेसर। सेम चीज दूसरी बुक में का रेफरेंस भी मैंने दिया हुआ है कि लैग्स आर द डिवाइस शेड्यूलर्स यूज्ड टू इंडिकेट दैट अ सक्सेसर एक्टिविटी मे बी डिलेड इन स्टार्टिंग और फिनिशिंग until a certain amount of time has passed since its predecessor event has finished or started। तो इन्होंने गलत आंसर नहीं दिया है, सही है ऑप्शन दिया है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बेंडिंग मोमेंट है किसी भी सेक्शन पे वो मैक्सिमम तब होगा जब शियर फोर्स हमारा 0 होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन डी होगा। रेफरेंस के तौर पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बुक पेज 3 ऑफ 22 आर के सिंगल एडिशन 2010 की बुक है, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो बेंडिंग मोमेंट है ये मैक्सिमम या मिनिमम होता है जब हमारा शियर फोर्स जो होगा वो 0 होगा। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट ऑफ वाटर हैविंग अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है एंड इट इज स्ट्राइक्स अ सरफेस। अब ये सरफेस किस टाइप का है, ये मूविंग सरफेस है या स्टेशनरी सरफेस, इट इज नॉट गिवन। एंड स्ट्राइकिंग किस जो वेलोसिटी है वो v दी हुई है। एस्टिमेट द फोर्स अप्लाइड टू द सरफेस बाय अ जेट, आल्सो कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय जेट ऑफ एयर। जेट अगर हमारा पानी से इंपैक्ट कर रहा है सरफेस को, तो वी विल अज्यूम कि हमारा जेट आफ्टर द इम्पैक्ट इट विल मूव द सरफेस। तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो फोर्स अप्लाइड है, F इज इक्वल टू रो ए वी वी माइनस यू। यू इज द वेलोसिटी जिससे हमारा जो सरफेस है वो मूव करने लगेगा। तो हमारा जो वेलोसिटी है ये 50 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और जो हमारा ये वेलोसिटी है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी वी कैन अज्यूम कि u जो है वो v/2 है। कहने से ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, प्रॉपरली दिया नहीं है, बट इफ यू अज्यूम बेस्ड ऑन द ऑप्शंस जो दिए हुए हैं कि u इज इक्वल टू v/2 होगा, इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो फोर्स आएगी वो रो v²/2 आ जाएगा। तो वाटर के लिए डेंसिटी हमारी 1000 kg पर मीटर क्यूब होगी, एरिया हमारा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और v² हमारा 50 का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 250 न्यूटन। एंड सिमिलरली अगर हमारा जेट में एयर भरी हुई है तो एयर की जो डेंसिटी लेंगे आप 1.225 kg पर मीटर क्यूब ले सकते हैं। इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो आपकी फोर्स आएगी एयर की वजह से वो आपकी आएगी 0.306 न्यूटन। तो यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो सकता है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। रेफरेंस के तौर पे आप हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मशीन्स इंक्लूडिंग हाइड्रोलिक मशीन्स बाय डॉक्टर पीएन मोदी चैप्टर 20 पेज 98 का मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, आप इसका रेफरेंस यूज करके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हूप स्ट्रेस है थिक सिलेंडर में इट इज रिड्यूस्ड बाय श्रिंकिंग वन सिलेंडर ओवर द अनदर सिलेंडर। इसमें स्टूडेंट्स को डाउट है बट इसका करेक्ट आंसर इन्होंने सही दिया है। आर.के. बंसल की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की पेज 920 बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हूप स्ट्रेस है थिक सिलेंडर्स में इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय श्रिंकिंग वन सिलेंडर ओवर द अनदर सिलेंडर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस स्लोप्स में यानी ग्रेडियंट्स जब हमारे होंगे रोड्स में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा एसएसडी के लिए इंपेरिकल फॉर्मूला वो ये होगा जिसमें हमने ग्रेडियंट को एकोमोडेट किया है फॉर्मूले में। तो इन्होंने ऑप्शन जो दिया है वो गलत है, ये ऑन अ प्लेन लेवल्ड सरफेस हमारा ऑप्शन बी होगा, बट करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। रेफरेंस के तौर पे हाईवे इंजीनियरिंग की एसके खन्ना की जस्टो खन्ना की 9th एडिशन की पेज 91-92 का मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, जहां पर स्टॉपिंग डिस्टेंसेस एट स्लोप्स के लिए हमारी लैग डिस्टेंस निकाली हुई है, और यहाँ पर फॉर्मूला डराइव किया गया है v²/254 f + 0.01। जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए वो ये दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो ड्रैग फोर्स है वो हमारी क्या हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज को एलेबोरेट नहीं किया है, लेकिन अगर आप हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक पीएन मोदी चैप्टर 18 में जाएंगे ड्रैग एंड लिफ्ट के, तो यू विल फाइंड कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन बी हो सकता है। रेफरेंस के तौर पे मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो ड्रैग कंपोनेंट है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेशर ड्रैग और फ्रिक्शन ड्रैग। प्रेशर ड्रैग में हमने कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया, जो टाउ है ये हमारा फ्रिक्शन ड्रैग करेगा और दिस पी विल एक्ट एज अ प्रेशर ड्रैग। दोनों का साइन हमारा अलग अलग होगा। अगर मान लेते हैं कि हमारा साइन अलग अलग नहीं होगा तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इमर्स बॉडी, हमारा जो ड्रैग फोर्स है इसको इंटीग्रेशन इक्वेशन में कुछ इस तरह लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है, बट वी कैन असेस कि हमारा ऑप्शन बी हो सकता है फ्रॉम दिस इक्वेशन, कि अगर अज्यूम करें कि हमारा ये प्रेशर फोर्स है P और टाउ इज द शियर फोर्स कॉजिंग फ्रिक्शन एंड प्रेशर ड्रैग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमारा प्राइम कॉस्ट और किसके बराबर होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड्स के बराबर होता है। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। इन्होंने गलत आंसर दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। रेफरेंस के तौर पे मेट्रोपॉलिटन सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पेज 318 की W.A. शीफर 1916 एडिशन की बुक है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो प्राइम कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बराबर हैं, और इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोलते हैं। इसी का बड़े स्क्रीनशॉट में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं उनको हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी कहते हैं या फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं, और प्राइम कॉस्ट प्लस द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल्स द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसको हम फैक्ट्री कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। तो जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन ए ही होगा। दूसरी रेफरेंस भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है बुक का, ये बुक प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पेज 18 एडवर्ड वैंडरबैक मारिया आर मिशेल 2015 एडिशन की बुक है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्राइम कॉस्ट और कन्वर्जन कॉस्ट है जिसमें हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स आ रहे हैं वो हमारे टोटल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए ही होगा। इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है विद दीज टू रेफरेंसेस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 20 मीटर लेंथ की चेन है, इट गॉट आउट ऑफ करेक्ट लाइन बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन द एसोसिएटेड एरर इन मीटर्स इज। तो यहाँ पे एसके दुग्गल की रेफरेंस बुक में मैंने दिया है कि स्लोप करेक्शन के लिए अगर हमारा आपका जो टेप है इस लेंथ के अलोंग अरेंज हो गया, शिफ्ट हो गया, आपको डिस्टेंस मेजर करनी थी और ए और सी के बीच में, और ये परपेंडिकुलर शिफ्ट आया एच, तो जो एरर होगी, जो करेक्शन होगा बेसिकली वही हमारी एरर होगी विद साइन चेंज h²/2l। तो h²/2l जो होगा ये आपका होगा 1²/2l, यानी लेंथ हमारी 20 मीटर है, तो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1/40। तो करेक्ट आंसर इन्होंने ऑप्शन सी दिया है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसमें भी आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉन्टिन्यूअस स्लैब है जिसका क्लियर स्पैन जो है वो हमारा 5 मीटर दिया हुआ है, दिस इज द क्लियर स्पैन, ठीक है, और इफेक्टिव डेप्थ जो दी है स्लैब की ये आपकी दी हुई है 150 mm, और जिसपे ये स्लैब सपोर्टेड है उसकी जो विड्थ दी है ये 300 mm है। तो कोड IS 5456 22.2 का बी क्लॉज ये कहता है कॉन्टिन्यूअस बीम और स्लैब की जो इफेक्टिव स्पैन है कैसे आपको निकालना है, कि अगर हमारा केस ये है कि जो विड्थ ऑफ सपोर्ट है वो लेस देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन है, जो कि यहाँ पर केस है, तो बिकॉज विड्थ हमारी 300 mm है और 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन जो है वो हमारा अप्रोक्सीमेटली 420 mm है। तो हमारा लिखा हुआ है कि इफ द विड्थ ऑफ सपोर्ट इज लेस देन 1/12 ऑफ क्लियर स्पैन द इफेक्टिव स्पैन शैल बी 22.2a से गवर्नड होगा, जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब के केस में होता है। और इसमें ये कहता है कि हमारा जो इफेक्टिव स्पैन है वो होगा क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्ट्स, ठीक है। इसमें से जो वैल्यू लेसर होगी वो हमारा इफेक्टिव स्पैन होगा। क्लियर डिस्टेंस हमारी 5000 थी, इफेक्टिव डेप्थ हमारी 150 थी, और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी सपोर्ट्स हमारा 5000 है। क्लियर डिस्टेंस सपोर्ट्स के बीच में 150 प्लस 150 यानी 5150 और 5300 में जो वैल्यू कम होगी इनमें से हम इफेक्टिव स्पैन लेंगे। तो करेक्ट आंसर जो इन्होंने दिया है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इसमें भी कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एरर ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग इन प्लेन टेबल सर्वे। BC पुनमिया की चैप्टर 11 में आप देखेंगे एरर्स इन प्लेन टेबल में जो एरर्स ड्यू टू मैनिपुलेशन एंड साइटिंग है, एरर्स ऑफ प्लॉटिंग एक सेपरेट हेड है, इसके अलावा बाकी सभी एरर्स जो हैं वो हमारी मैनिपुलेशन एंड साइटिंग में आती हैं। तो एरर्स ऑफ प्लॉटिंग जो है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन मैनिपुलेशन एंड साइटिंग इन प्लेन टेबल। इसने करेक्ट आंसर दिया है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें। Which of the following option shows the component of adjoining structure? तो यहाँ रेफरेंस दिया है कि एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर ब्रिज के कंपोनेंट्स में आप पढ़ेंगे तो ब्रिज का अप्रोच, गार्ड स्टोन्स, और ये हमारी जो है ये एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर्स में आती हैं। बेसिकली अगर टेक्निकली देखें तो जो बियरिंग है ये भी हमारी एडजॉइनिंग स्ट्रक्चर में नहीं कह सकते आप, बट नियर अबाउट जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा।
तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और जो फर्दर वीडियोस मैं डिस्कस करता रहूंगा सब्सिक्वेंटली।